एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर हम जो सीरीज स्टार्ट की हुई है दैट इज द पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम आज जो हम देखने वाले हैं वो है आपका कोड नंबर 55 आईआर एचआरएम और लेबर लॉ के जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं जून 2023 पेपर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल किया था, अगर आपने मिस किया तो उसे जरूर देख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। तो ये चैनल जो है ये आप लोगों को आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कराता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। रूल मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो भी क्लास अटेंड कर रहा है वो इस लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे, जिससे आप लोगों को अब मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने इस क्लास को अटेंड किया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पढ़ के आप थोड़ा सा रुकेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आप आंसर खुद निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर आप आंसर देखेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि यह रिकॉर्डेड सेशन है तो इसमें हम इसी तरह से करते हैं। अगर लाइव सेशन होता है तो आप लोगों को टाइम मिलता ही है, बट रिकॉर्डेड सेशन में आप इसी तरह से करेंगे। ओके, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू द कंस्टिट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। आपको बताना है कि किस सेक्शन में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1940 सेक्शन के किस सेक्शन में बताया गया है कि जो एम्पावरमेंट होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एम्पावरमेंट किस में बताया है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का। तो ये कौन सा सेक्शन है जिसमें यहाँ पर बताया गया है? द राइट आंसर इज सी। यहाँ पर सेक्शन 7A में इसके बारे में बोला गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु फर्स्ट यूज द टर्म स्ट्रेस? स्ट्रेस टर्म को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब, मतलब किसने बताया था टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडीज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। लाइक कि स्ट्रेस की वजह से ह्यूमन बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है ना। जो ह्यूमन बॉडी का जो एक तरह से बायोलॉजिकल है वो एक तरह से रिस्पॉन्स करता है, ये किसने बताया था सबसे पहले, वो हमको यहाँ पर बताना है। तो हु फर्स्ट यूज द टर्म स्ट्रेस टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडीज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म? So the right answer is, any guesses? The right answer is A guys. इसका सही आंसर है हेंस सैलीज। तो ये जो हेंस सैली हैं, इन्होंने यहाँ पर एक तरह से इन्हें फाउंडर ऑफ स्ट्रेस थ्योरी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपका एक्शन लर्निंग, केस स्टडी, मैनेजमेंट गेम और रोल प्ले यहाँ पर दिए गए हैं। और लिस्ट 2 में यहाँ पर आपको बताया गया है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, वर्किंग एनालिसिस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स, एक्टिंग आउट पार्ट इन द रियलिस्टिक मैनेजमेंट सिचुएशंस, या फिर कंपीटिंग एंड मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द रियलिस्टिक बट सिमुलेटेड सिचुएशन। तो कहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको ये बताना है, तो सोचिए और बताइए। आई थिंक एक का भी अगर आपको ठीक से पता है तो आप थोड़ा सा पास पहुंच जाएंगे राइट आंसर के। ओके, द राइट आंसर इज बी। इसका सही आंसर है बी। बी इज द राइट वन। जैसे देखो, केस स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं केस स्टडी क्या होता है, एक तरह का रिटन डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें सारा कुछ डिटेल में बताया जाता है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करके लिखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्शन लर्निंग की। तो एक्शन लर्निंग क्या होगा? एक्शन लर्निंग एक तरह का वर्किंग एनालिसिस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट, है ना। ये क्या है? एक्शन लर्निंग, यानी कि यहाँ पर आप काम के थ्रू सीख रहे हो, तो आप वर्क करते हो, एनालाइज करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो काम के थ्रू खुद कर रहे हो। फिर आता है आपका मैनेजमेंट गेम। मैनेजमेंट गेम क्या हो जाएगा? दिस वन, कंपीटिंग एंड मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द रियलिस्टिक बट सिमुलेटेड सिचुएशन। यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन क्रिएट करवाई जाती है। इट्स लुक लाइक अ रियलिस्टिक, बट ये रियलिस्टिक हकीकत में नहीं होता है। तो सिमुलेटेड सिचुएशंस के लिए आपको यहाँ पर डिसीजन लेकर सिखाया जाता है, तो वो गेम में आता है। और रोल प्ले आपका क्या हो जाएगा? एक्टिंग आउट पार्ट इन अ रियलिस्टिक मैनेजमेंट सिचुएशन। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं कि एक तरह से रियलिस्टिक सिचुएशन में रोल प्ले करके। तो इस तरह से आपके ये चारों जो हैं वो आपके आएंगे। तो किस किस के सही निकले हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, given below are the main scheme of worker participation in management experimented
in the country. Arrange the sequence of their year of establishment from earlier to later. Earlier to later. आपको यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन के लिए बनाई गई हैं मैनेजमेंट में, उनके बारे में बताना है कि कौन सी पहले आई थी और कौन सी बाद में आई थी. तो ब्रॉड लेवल पार्टिसिपेशन, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, यूनिट काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल in commercial and service organization in the public sector, shop council and the joint counseling under the old 20 points program या scheme of employees participation in public sectors undertaking. आपको यहाँ पर अर्लियर टू लेटर के केस में यहाँ पर ईयर्स में सीक्वेंस इनको बिठाकर बताना है. ठीक है, तो चलिए बताइए क्या आया था सबसे पहले. द राइट आंसर इज बी. इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी. सबसे पहले लाइक अभी करंट की हम बात करें तो आ चुकी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर बोला है अर्लियर टू लेटर, पहला अभी क्या आया और फिर पहले क्या था. तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल पहला हो गया, इसके बाद फिर बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन, फिर इसके बाद आपका आ गया ये वाला शॉप लेवल, शॉप काउंसिल, फिर आया आपका यूनिट काउंसिल और फिर आपका आया स्कीम ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस था. बाकी पार्टिसिपेटिव फॉर्म्स में इंडिया में कितनी तरह के होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. वर्क कमिटी या सजेशन स्कीम्स, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जॉइंट काउंसिल, यूनिट काउंसिल, प्लांट काउंसिल, शॉप काउंसिल, वर्क रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन शेयर कैपिटल, पार्टिसिपेशन थ्रू द क्वालिटी सर्कल एंड पार्टिसिपेशन थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग. ये काफी सारी पार्टिसिपेटिव फॉर्म होते हैं जो कि इंडिया में यूज होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. How many independent persons are to be appointed in a Central Advisory Board under the Minimum Wage Act 1948? आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट 1948 है इसमें कितने इंडिपेंडेंट पर्सन्स मौजूद होते हैं. इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होते हैं? जो डिस्प्यूट पार्टी हैं, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉयर है और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं. तो ये जो डिस्प्यूट पार्टीज हैं, इन डिस्प्यूट पार्टीज से जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है वो पर्सन यहाँ पर इंडिपेंडेंट पर्सन कहलाता है. लाइक इन दोनों से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ना वो इसको जानता है ना वो इसको जानता है, तो वो किसी के पक्ष में नहीं बोलेगा, तो वो पर्सन आपका इंडिपेंडेंट पर्सन कहलाता है. तो कितने इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं? So this is A guys, 1/3 of the total number of members. जितने भी members होते हैं उनका 1/3 पार्ट जो होता है, मैक्सिमम 1/3 पार्ट जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, जिससे कि कोई भी भेदभाव ना हो. क्वेश्चन नंबर 6. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. असर्शन रीजंस आपको दिए गए हैं. असर्शन कह रहा है लेबर वेलफेयर प्ले अ पॉजिटिव रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल टेंशन. जो लेबर वेलफेयर होता है वो एक पॉजिटिव रोल बताता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और टेंशन को दूर करता है. रीजन कह रहा है द इशू ऑफ लेबर वेलफेयर गेन द प्रोमिनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्ट अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन इन दिस डायरेक्शन. ये आज के समय पर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरफ ध्यान देकर बहुत सारे इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, जैसे कि लेबर वेलफेयर जो है वो अच्छा हो जाए. तो कौन सा इसमें पॉइंट सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है. सो द राइट आंसर इज बिल्कुल ए इज द राइट वन. दोनों ही पार्ट जो है वो सही है और एक दूसरे को डिनोट भी कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अगेन द असर्शन रीजन. तो यहाँ पर असर्शन कहता है अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस. नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस इसमें बताया गया है, मतलब क्यों इसको लाया गया है वो बताया गया. एंड बोनस इज टू बी पेड टू द पेड, ये इसी के आगे है. बोनस इज टू बी पेड विद इन द 6 month फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, बोनस जो है वो आपको कितना मिलता है, बोनस जो है वो कब पेड किया जाता है, विद इन द 6 month. 6 month के पीरियड के अंदर किया जाता है जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तब से. अब रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड टू पे द एम्प्लॉइज लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस. कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है यहाँ पर, ये रीजन बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है कि उनको मिनिमम रेट से कम का पे उनको दिया जाएगा. एक्चुअली ये लाइंस यहाँ पर है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गई है तो आप लोग इसको मैच करके ही बताना.
ये कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेड टू पे द एम्प्लॉय लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1940 एक्ट इज नल एंड वॉइड इन आई ऑफ लॉ। इनका कहना है कि यहाँ पर जो बताया गया है कि मिनिमम वेज एक्ट 1948 में जो मिनिमम रेट है वो जो फिक्स की जाती है वो लेस फिक्स की जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज डी गाइस, डी इज द राइट वन। इसका जो सही आंसर है वो है दिस वन, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर कि मिनिमम जो रेट है वो इसलिए दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द पे ऑफ एम्प्लॉयज लेस देन अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज नल एंड वॉइड इन द आई ऑफ लॉ। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है किसके लिए कि आपको ना कम जो है मिनिमम वेज से कम आपको पैसा मिलेगा, इसके लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैसा होगा, वो वॉइड होगा, यानी कि वो अमान्य होगा। कैसा होगा, वो अमान्य होगा लॉ की दृष्टि से। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनाया जा रहा है अगर इसलिए कि आपको मिनिमम रेट से कम पे मिलेगा तो वो आपका कैसा होगा, वॉइड होगा, नल होगा अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट 1948। अब ये जो पहला वाला पॉइंट है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ एक चीज है यहाँ पर, द टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस अगर देखा जाए तो ये सेक्शन 19 में बताया गया है द बोनस शैल बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कितना? 8 मंथ। तो ये 6 मंथ की जगह पर क्या आना चाहिए, 8 मंथ आना चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द बुक टाइम वर्ड ऑफ लेबर वॉज ऑथर्ड बाय होम। किसने ये बुक आपकी ऑथर्ड की है? टाइम वर्ड ऑफ लेबर, नाम आपके सामने गिवन है। द राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट वन, GDH कोल। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है, या एक सजेशन समझ लीजिए कि जिस तरह के भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग से नोट आउट कर लीजिए, दैट इज मच बेटर फॉर यू। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आपको एक ही जगह पर सारे बुक्स वगैरह के नाम मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस एक्ट 1986 कंटेन द हाउ मेनी पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड लेबर एक्ट है ना, प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट है 1986, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? सो द राइट आंसर इज डी। कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें प्रिलिमिनरी, सेक्शन, शॉर्ट टाइटल सब कुछ रहता है। सेकंड पार्ट में प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ चिल्ड्रन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। थर्ड पार्ट जो रहता है इसमें रेगुलेशन एंड कंडीशंस होती हैं। एंड फोर्थ पार्ट में बाकी पेनल्टीज, प्रोसीजर्स, ऑफेंस, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इस तरह से टोटल आपके 4 पार्ट्स इसमें होंगे। कितने होंगे? 4 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड यूनियन थ्योरिस्ट आर एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश स्कूल। ये यहाँ पर कुछ थ्योरिस्ट के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन ब्रिटिश स्कूल को एसोसिएट करते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। इसका सही आंसर है बी, सॉरी इसका सही आंसर है बी। यहाँ पर आपके ये हारोल्ड एल लास्की और दिस वन, ये दोनों जो हैं दे आर द ट्रेड यूनियन थ्योरिस्ट एंड दे आर एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश स्कूल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statements are correct as per the laissez-faire approach of career development। ये कहीं नाम सुना हुआ है? यस, किसी को याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये नाम आपने कहाँ सुना हुआ है। ठीक है ना, लेissez-faire कहाँ पर है? हिंट देती हूँ, लीडरशिप पढ़िए। लीडरशिप में आपने क्या क्या पढ़े? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और बिल्कुल ठीक, एंड ये आपका आ जाता है लेissez-faire। तो ये जो अप्रोच है ये क्या बताती है? तो अगर आपको याद हो कि हमने जब लीडरशिप पढ़ा है तो लीडरशिप में हमने देखा कि 3 तरह के हो गए। एक हो गया ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो बॉस है वही अपना सबको गाइड करता है और वही किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपना डायरेक्शन देता है। फिर डेमोक्रेटिक, दोनों को यहाँ पर मौका रहता है और ये गाइड भी करता जाता है, उनकी सुनता भी है। फिर होता है फ्री रेन, फ्री रेन या लेजर फायर। ये वाला जो होता है इसमें क्या होता है कि सामने वाले को फुल्ली मौका दिया जाता है कि तुम अपने अकॉर्डिंग काम करो, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो क्या करना है, कैसा करना है। मैं तुमसे बस लास्ट में जो है वो रिजल्ट लूंगा। बाकी इनको इन्फॉर्मेशन भी सारी दी जाती है, एडवाइस दी जाती है।
एडवाइस दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो काम करेगा वो खुद अपने दिमाग से वर्कर करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या इसके सही होंगे पॉइंट्स। इसको पढ़िए और फिर बताइए। सो द राइट आंसर इज ए। एम्प्लॉय टेक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन करियर, ये यहाँ पर होता है। दूसरा, एम्प्लॉयर ऑल्सो गिव एक्सटेंसिव सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, इनको यहाँ पर एडवाइस दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बट बाकी का सारा काम ये खुद करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का सोशल सिक्योरिटी मेजर का क्या जो है वो नहीं है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। कंपनसेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन एंड रिटिलाइजेशन, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वॉल्व नहीं है? द राइट आंसर इज सी, दिस वन। दिस इज नॉट इंक्लूडिंग इन सोशल सिक्योरिटी मेजर। कंपनसेशन देखा जाएगा, रिस्टोरिंग देखी जाएगी, प्रिवेंशन देखा जाएगा, बट रिटेलाइजेशन जो है वो नहीं देखा जाता है। 13, which of the following are correct about the protect workmen in the establishment, क्या है इसमें करेक्ट जो कि प्रोटेक्ट करता है वर्कमैन को किसी भी स्टैब्लिशमेंट में? रीड आउट कर लिया, अभी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। क्या चीज है जो प्रोटेक्ट करती है, करेक्ट करती है? तो ये है आपका पहला, मस्ट बी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अनदर ऑफिस बैरियर एंड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। आप कुछ भी हो लेकिन आप एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होने चाहिए। 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉय इन द एस्टैब्लिशमेंट, है ना, जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से 1% टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कर्स कैन बी 10, नहीं, और ये ऐसा नहीं है कि मिनिमम नंबर 10 ही होना चाहिए, बट मैक्सिमम नंबर्स टू प्रोटेक्ट द वर्कमैन कैन बी 100, ये आपका 100 होना चाहिए जिससे कि आगे के काम को किया जा सके। तो ये आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पर स्टेप्स बतानी है क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग की असेंडिंग ऑर्डर्स में, है ना, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर्स में बतानी है। तो द राइट आंसर इज बी, इसका सही आंसर है बी। सीक्वेंस हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ से, एनालाइज द एम्प्लॉइज कल्चर एंड असेसमेंट असाइनमेंट, सबसे पहले एनालाइज हुआ, फिर हमने किया डिसाइडिंग द क्रॉस कल्चर गोल, फिर हमने डिजाइन एंड डिलीवर कर दिया क्रॉस कल्चर की ट्रेनिंग को, फिर हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे प्रोग्राम, और जहां जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग विद प्रैक्टिस वहां पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी आपकी सीक्वेंस चलती है क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग की। अगर देखो ना तो बहुत ही सिंपल सी मेथड है, और जो एक प्रोसेस में यूज होती है वही चीजें इसमें भी बताई गई हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जहां तक मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी का सही आएगा, क्योंकि मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, IP हो गया, सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच है उसमें से क्या नहीं है? द राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट वन। चेकलिस्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये मॉडल का नाम है EPRG, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक एंड आपका जियोसेंट्रिक। तो इस तरह से ये चारों की चारों आपके वर्क करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन, जो कि हमारे MCQs थे कोड नंबर 55 लेबर लॉ के लिए। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोड नंबर 17 और 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you so much guys, keep study hard but smart, press the like button, share button and subscribe the channel and bell icon जरूर प्रेस कीजिए जिससे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। Thank you so much, keep study hard but smart, all the best।